हेलो एवरीवन। आज हमारी बुक समरी है। तो इस बार की हमारी किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये किताब बेसिकली डेल कार्नेगी की है। डेल कार्नेगी काफी फेमस राइटर है। ऐसा कहा जाता है कि डेल कार्नेगी की एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये ऐसी किताब है जो बाइबल के बाद वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग किताब है। और अब तक के इतिहास में ऐसी कोई किताब नहीं है जो इतनी ज्यादा बिकी हो। और बहुत से कॉरपोरेट वर्ल्ड में और बहुत सी जो कम्युनिकेशन सिखाने वाली जितनी भी मतलब कि कंपनीज है या फिर जो भी मतलब कम्युनिकेशन के बारे में सिखाते हैं, वो सबसे पहले इसी बुक को प्रेफर करते हैं। तो उन्हीं राइटर की लिखी हुई किताब है हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आज। तो पहले तो हम चिंता के ऊपर एक कोट के साथ में सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक चीज है कि चिंता और चिता एक समान है। कि जो इंसान चिंता करता है तो बेसिकली वो अपने आप को इमेजिन कर सकता है कि वो जिंदा ही चिता में बैठा है। क्योंकि चिंता करने वाले इंसान के जो मेंटली जो स्टेटस होता है ना वो खराब हो जाता है। और उसकी जो बॉडी कंडीशन होती है वो भी डे बाई डे खराब होनी शुरू हो जाती है। हम देखते ही हैं जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस वगैरह लेता है उसके चश्मा लग जाता है, या फिर उसके बाल उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या उसके बाल वाइट हो जाते हैं, रात को उसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है उस इंसान को, माइंड हाइपर एक्टिव होता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा जो एकदम से अवेयरनेस आई है ना वो कोविड के बाद में आई है। क्योंकि कोविड का समय था वो बहुत ही नेगेटिव समय था। जब काफ़ी सभी लोग जो थे ना वो मतलब कि फाइट और फ्लाइट मोड में थे कि हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। उनके माइंड में काफ़ी ज़्यादा थॉट चल रहे थे। या चिंता को हम जब फील कर पाते हैं जब हमारे एग्ज़ाम को पास आने में काफ़ी कुछ कम दिन रह जाते हैं। हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, कैसे हमारे क्वेश्चंस होंगे। एंड कईयों का तो ऐसा रह जाता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डे टू डे एक्टिविटी ही बन जाता है। वो हर एक छोटी बात पे स्ट्रेस लेते हैं। तो आज हम इस किताब के द्वारा जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम अपने आप को संभाल सकें और एटलीस्ट कुछ हद तक अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकें। बेसिक बेसिक से टिप्स हैं। कुछ इसमें मैं भी अपने पॉइंट ऐड ऑन करूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसने मेरे को हेल्प की थी इन चीज़ों को ओवरकम करने में। तो आप इनका सारा ले सकते हो। तो सबसे पहली बात जो डेल कार्नेगी ने बोली है किताब के अंदर, वो ये बात बोली है कि अगर आपको अपने बेहतरीन कल के लिए तैयार होना है ना, तो अपना पूरा ध्यान अपने आज पे लगा दो। क्योंकि आपका जो आज है वही आपका आने वाला कल बनाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर के थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि हम अपने आज को छोड़ देते हैं फ्यूचर की थिंकिंग के चक्कर में। हमारा माइंड या तो पास्ट का गुलाम रहता है या फ्यूचर का रहता है। हम प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो राइटर ने इस किताब में यही कहा है कि आप एटलीस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट, फोकस ऑन योर टुडे। इन्होंने एक बात बोली है कि शट द आयरन डोर ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर। लोहे का दरवाजा अपने पास्ट और फ्यूचर के ऊपर लगा दीजिए, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। और लिव अ लाइफ इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। और अपनी जिंदगी को केवल 24 घंटों में जिए। जो 24 घंटे की विंडो आपके पास में है केवल उसी के अंदर अपने जीवन को जिए। पास्ट की वरीज, फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर को लेके एस्पिरेशन, वो सब एक बार छोड़ दे। क्योंकि एटलीस्ट एट दिस मोमेंट यू हैव ओनली प्रेजेंट। उसके बाद राइटर ने इस किताब में बोला गया है कि इंसान सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट तब होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आउट तब होता है जब वो दूसरों को बदलने निकलता है। तो आप जब भी कुछ भी अपने अंदर चेंज पैदा कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारी लाइफ में थोड़ी इंप्रूवमेंट हो, तो आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। दूसरों को प्लीज एक्सपेक्ट मत करें कि वो भी बदलें। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है, उसका 2 से 3 बार ब्रेकअप हो चुका है। तो उसके ब्रेकअप का रीजन वो फाइंड आउट नहीं कर पाया, बट वो मुझसे जब बातें करता था ना तो मैंने उसका रीजन फाइंड आउट किया। जब जब उसका ब्रेकअप हुआ ना लड़की के साथ में, तब तब मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो इंसान अपनी थिंकिंग को सामने वाले के ऊपर इम्पोज कर रहा है। आप अपनी थिंकिंग को सामने वाले पे इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे वो इंसान जो है वो सुबह जल्दी उठने को लेके काफी फैन है, 4 बजे उठता है वो बंदा। तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी एक्सपेक्ट करता था कि तू भी सुबह 4 बजे उठ। तो वो जब बोलती थी कि मैं नहीं उठूंगी तो वो बोलता था कि तू मेरे गोल में मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये काफी फुलिश थिंग है कि आप सामने वाले इंसान से वही एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप खुद फॉलो कर रहे हो। तो प्लीज
आप जो थिंकिंग फॉलो करते हो, जो पैटर्न फॉलो करते हो, अपने ऊपर फॉलो कीजिए, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दूसरे लोग भी बदल जाएंगे आपको देखने के बाद में। ये चीज हमें बहुत बड़ा स्ट्रेस देती है, क्योंकि जब हम दूसरों को बदलने निकलते हैं ना, तो इंसान तो बदलता नहीं है। उस बात से हमको स्ट्रेस होता है और फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर हमें गुस्सा आता है। तो जब भी आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे निकलें, तो प्लीज अकेले निकलें, किसी दूसरे को साथ में लेके ना निकलें, क्योंकि जितने मुंह है उतनी बातें हैं। लोगों को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको नीड होती है चीजों की, वो खुद ब खुद चीजों में आ जाता है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं, जो कि इस बुक में भी मेंशन्ड है, कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। हैव द स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जिस भागदौड़ में हम और आप लोग सब भाग रहे हैं ना, हम अपने ग्रेटिट्यूड को भूल चुके हैं। आप एक नोटबुक बना सकते हो, उसमें ग्रेटिट्यूड के पॉइंट लिख सकते हो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर फूड। ये लगता है कि आपको बहुत ही स्मॉल एक्टिविटी है, बट ये स्मॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों के बारे में शुक्रिया अदा करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जब हम छोटी छोटी चीजों को लेकर ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारी लाइफ में अबंडेंस का स्कोप और ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम जिन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं ना, वही चीजें हमारी लाइफ में मल्टीफोल्ड हो जाती हैं। अगर आप नेगेटिविटी के ऊपर ही फोकस करोगे तो आपके माइंड में नेगेटिविटी ही आएगी। अगर आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करोगे तो आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव आइडियाज अबंडेंस से भर जाएगा। वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स। एटलीस्ट हमारे पास में जो है, हमारे पास में जो अचीवमेंट्स है, वी शुड रिकॉल दैट। आप एक नोटबुक बना सकते हो, एक जर्नल बना सकते हो। जैसे मेडिटेशन एक किताब है मार्कस ऑरेलियस की, तो उन्होंने उन्होंने यही बात बोली है कि वो एक डायरी उन्होंने रखी हुई थी पूरी जिंदगी अपने साथ में, और उस डायरी के अंदर ही वो अपने एक्सपीरियंस ही लिखते थे। और उसी डायरी की ही फर्दर उस पे जो किताब बनी है मेडिटेशन, वो डायरी की राइटिंग के ऊपर ही बनी है। तो ऐसे आप भी अपने साथ में एक जर्नल रख सकते हो। वो जर्नल जो आपकी होगी उसमें आप अच्छे अच्छे कोट लिख सकते हो। जैसे कि मेरी जर्नल में मैंने कोट लिखे हुए हैं, चिंता चिता के समान है, या फिर चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, या फिर चिंता से चतुराई घटे दुख से घटे शरीर। तो ऐसी ऐसी कोट्स होती हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है, और कहीं ना कहीं हमें चीज़ों का बेसिक आइडिया भी देती हैं। तो आप इन चीज़ों को अपनी डायरी में लिख सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ और है जो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है स्ट्रेस को लेके, वो है योग निद्रा। एक स्वामी जी हैं नोन, जो अपना ये जो योग निद्रा होती है ना, वो बेसिकली ऐसा ऐसी एक स्टेट होती है जब हम सो भी नहीं रहे होते और हम जाग भी नहीं रहे होते। वो एक स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की होती है, मतलब एक बीच की स्टेट होती है, ना जागने वाली ना सोने वाली। उसमें उस स्टेट के अंदर जब हमारे हमारे माइंड में हम कोई भी थॉट को इम्प्लांट करते हैं ना, विद द पीरियड ऑफ टाइम वो जो थॉट होता है वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। उस ऑडियो को अगर कोई पूरा होश में रह के सुन पाया हो, वैसे तो कोई सुन नहीं पाता, मैं तो जो मोस्टली ट्राई करता हूँ तो मैं सो जाता हूँ। उसमें जो वो जो सर है ना, जो अपने स्वामी जी हैं, वो एक बात बोलते हैं, अब संकल्प लीजिए। तो संकल्प लेने को क्या बोलते हैं कि एक थॉट को पकड़िए और उस थॉट को बार बार अपने माइंड में डालिए। हिप्नोटिज्म के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, और जो ये जितनी भी चीजें होती हैं, इसमें ये बात बोली गई है कि कोई भी अगर आप अपने अंदर आप चाहते हो ना कि बदलाव आए, तो आपको एक थॉट को ही चुनना पड़ेगा। आप मल्टीपल थॉट्स को चुनोगे ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको हेल्दी बनना है तो आपको हेल्थ को चूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी आए, तो यू शुड फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। एक बार में आप 10 चीज नहीं मांग सकते। तो आप कोशिश करें कि जो आपका लंच है, अकॉर्डिंग टू जो जापानीज पीपल होते हैं, वो जो अपना लंच होता है 12 से 1 के बीच में कर लेते हैं। 12 से 1 के बीच में आप लंच कर लीजिए। उसके बाद में आप योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे जो आपका माइंड है वो एक प्रकार का थोड़ा सा नींद से जब आप लोगे ना, तो आपका माइंड काफी रिलैक्स हो जाएगा और आपको लगेगा कि मेरा एक नया दिन स्टार्ट हो गया। काफी खुद को अच्छा फील होगा, और स्ट्रेस के अंदर भी काफी आपको रिलीफ मिलेगा। और दूसरी एक चीज है, जब हम कई बार बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, काफी माइंड भी हैवी हैवी लगता है, ड्राउजीनेस फील होती है, ब्रेन फॉग टाइप फील होता है, तो वो स्टेट जो होती है ना, समटाइम वो डिहाइड्रेशन की होती है। उस समय या तो आप 102 गिलास पानी पीजिए, नहीं तो आप ब्लैक कॉफी का सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि जो आप ब्लैक कॉफी लोगे ना, वो दोपहर को 2 बजे से पहले लेना, क्योंकि जो कैफीन होता है वो कम से कम 8 घंटे लेता है। वो शाम को 7 बजे 6 बजे कॉफी पी के पढ़ने बैठते हैं। तो जो इंसान ये काम कर रहा है ना, तो प्लीज वो ये काम मत करो। इससे तुम्हारी नींद ही खराब होएगी। जो तुम्हारी डीप स्लीप लेने की जो क्वालिटी है ना, मेमोरी वाले सेशन के अंदर मैंने एक बात बोली थी
कि जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन, जो साइनेप्सिस होते हैं, वो डीप स्लीप के अंदर ही बनते हैं। अगर आप शाम को 7 बजे कॉफी ले रहे हो, 6 बजे कॉफी ले रहे हो ना, अब ये मान के चलो कि वो 8 घंटे तक तो डाइजेस्ट होएगी, और उसके बाद कब आप सोओगे, कब बॉडी की जो है हमारी डिटॉक्सिफाई होएगी, और कब जो है हमारे न्यूरॉन और साइनेप्सिस है वो कब बनेंगे। फेलियर इंसान अगर बनता है ना, उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। एग्जाम का क्लियर ना होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि तुम्हें पेपर आता है कि नहीं आता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चाइना के इतने मेडल हैं, अमेरिका के इतने मेडल हैं, इंडिया का एक भी गोल्ड मेडल क्यों नहीं है, बताओ मेरे को, ओलंपिक्स के अंदर। क्या कोई रीजन को आइडेंटिफाई कर पाएगा? क्या हार्डवर्क से ही सब कुछ होता है क्या? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। माइन्यूट लेवल पे जाने की जरूरत है, माइक्रो लेवल पे देखने की जरूरत है। एक इंसान का अगर एग्जाम नहीं निकल रहा ना, और आप उसको इस बात से जज कर रहे हो कि इसमें इंटेलिजेंस की कमी है, नहीं, इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती। समटाइम ऐसी अदर चीजें होती हैं जो वो लाइफ में एक्चुअल गलत कर रहा होता है, इस कारण से वो एग्जाम नहीं निकाल पाता या प्रॉब्लम में होता है, और वो उन चीजों को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उस बेचारे ने इन चीजों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश करने में इतना बिजी है, उसको क्या लेना देना कि हेल्थ बर्बाद हो रही है तो होने दे। डॉक्टर के पास में जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा? 500 रुपये लेगा, पर्ची काटेगा, दवाई लिखेगा, भेज देगा। किसी को तुम्हारी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अनटिल अनलेस तुम खुद अपने आप को अवेयर नहीं करोगे, कोई तुम्हें अवेयर करने वाला ही नहीं है। उसके बाद एक और चीज है इस किताब के अंदर जो मैंने पढ़ी है, बहुत ही मुझे अच्छी लगी वो किताब में, ये बात कि एटलीस्ट आपका एक वाइंड अप टाइम होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, हर किसी इंसान के पास में 24 घंटे हैं। लेकिन ये 24 घंटे के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए जिस समय आप सब कुछ बंद कर दो। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर योर बेड। एक अच्छी सी किताब उठाओ, उसको पढ़ो, अपने अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाओ कि मुझे अगले दिन क्या करना है, क्योंकि जो प्लानिंग होती है नेक्स्ट डे की वो बिफोर स्लीप होती है। सोने से पहले अपनी प्लानिंग बनाओ कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और अपना सो जाओ आराम से। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ना सोने का टाइम फिक्स है, ना उठने का टाइम फिक्स है। रात को 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं, 11, 12, 1 बजे तक काम चल रहा है। तो ऐसे जीवन सही नहीं होता। जीवन को सही करना है ना, तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है चीजों में। करने को मेडिटेशन का टाइम मैं 4 बजे का भी कर सकता हूँ, 6 का भी कर सकता हूँ, 5:30 का भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 5 बजे ही चुना हुआ है, और वो 3 महीने से लगातार 5 बजे ही हो रहा है। क्योंकि मैं फर्म बिलीवर हूँ चीजों का, कि जो चीजें हैं ना वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे और बार बार चेंज ना हो, एटलीस्ट वो समहाउ उसी विंडो में रहे। लेकिन जो इंसान अपने सोने, जिसका सोने का उठने का टाइम फिक्स नहीं है, वो सोच रहा है ना कि अगर मेरा एग्जाम निकल जाएगा, तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दे। रैंडमली लाइफ में कुछ भी नहीं होता। एटलीस्ट यू शुड हैव अ स्लीपिंग शेड्यूल। जो बड़े बड़े एग्जाम जो निकालते हैं टॉपर्स वगैरह, एटलीस्ट उनको देखो तुम, उनके बिहेवियर को। अगले का सोने का और उठने का टाइम फिक्स होता है। अनु कुमारी का नाम बार बार बोलता हूँ मैं, रैंक 2 आई थी उस लड़की की, हरियाणा के भिवानी की लड़की है। रात को 10 बजे सोती थी, सुबह 4 बजे उठती थी। वो बावली थोड़ी थी कि 10 बजे बैठ रही है पढ़ने के लिए, 1 बजे तक पढ़ रही है, 2 बजे तक जाग रही है। डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन अगर आपके पास में नहीं है ना, और आप सोच रहे हो कि मैं रिजल्ट निकाल दूंगा, तो नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल है। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट बंदे का सोने का उठने का शेड्यूल तो हो। सर सोने का नहीं है, कम से कम उठने का तो हो। यहाँ तो सोने का भी नहीं है, उठने का भी नहीं है। जिंदगी एक रैंडम तरीके से चल रही है। रैंडम तरीके से लेकर चलोगे, रिजल्ट भी रैंडम ही रहेंगे। सिलेक्शन का रेशियो इंडिया में बहुत कम है। वो जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना, उनको जाके तुम क्लोजली मॉनिटर करना। वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे उठ रहे हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने गोल के ऊपर फोकस है वो। लेकिन लोग इस बारे में खुल के बात नहीं करते, ओपनली चीजों पे बात नहीं होती, क्योंकि ये बातें करने से किसका क्या ही फायदा है। जिस बंदे का एग्जाम निकलेगा, वो तो कोचिंग वालों की एडवर्टीजमेंट करेगा ना, क्योंकि एग्जाम निकलने के तुरंत बाद तो उसको 15 से 20 लाख मिल गए। तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इन चीजों के ऊपर बात करेगा। लेकिन ये चीजें हैं कि अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करोगे तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। जैसे कि आपको एक बात बता सकता हूँ मैं, आप कोशिश करें, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, रात को 9 बजे के बाद कुछ मत किया करो। 9 बजे के बाद में अपने आप को टाइम दो। क्योंकि जो इंसान खुद को अगर मॉर्निंग पर्सन कंसीडर कर रहा है ना, यहाँ पे अगर कोई भी इंसान बैठा है जो अपने आप को मॉर्निंग पर्सन मानता है, जो सुबह 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, 4 बजे के बाद, रात को 9 बजे के बाद पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है भाई। क्यों नहीं है?
क्योंकि जो तुम्हारा माइंड की जो एफिशिएंसी है वो ऑलरेडी ड्रॉप हो चुकी है। उस ड्रॉप हुई एफिशिएंसी के साथ में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो ना और तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बढ़िया चीज हो रही है, वो एक्चुअल में बढ़िया चीज नहीं हो रही। वो तुम्हारा सोने उठने का शेड्यूल खराब हो रहा है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ रहा है, उससे जो तुम्हारी नींद की क्वालिटी है वो भी अफेक्ट होएगी। आनी जानी कोई है नहीं, पढ़ा हुआ सब बेकार है। तो इससे बेटर है कि रात को 9 बजे अपनी किताबें बंद करो, एटलीस्ट खुद को थोड़ा टाइम दो। छत पे वॉक कर लो, मम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो। किसी से बात नहीं करनी तो अपने फोन को बंद कर दो, थोड़ा फोन पे रिलैक्सेशन करने के लिए फोन को थोड़ा देख लो। नहीं तो फोन को अपना बंद करके अपना ब्रश वगैरह करो, उसके बाद में अपना बुक उठाओ, कोई भी अच्छी किताब, बायोग्राफी होगी या फिर कोई भी पॉजिटिव किताब होगी, उसको थोड़ा पढ़ा। उसके बाद में अपना नेक्स्ट डे का प्लान बनाया, उसके बाद में आप सो गए 10 बजे तक। ये एक प्रैक्टिकल जिंदगी होती है इंसान की, क्योंकि जो सोने वाला इंसान है कम से कम 6 से 7 घंटे तो सोएगा ना। या तो वो सुबह 4 बजे उठेगा या वो सुबह 5 बजे उठेगा। तो 6 से 7 घंटे वाला सोने का जो इंसान है तो 10 बजे की विंडो में सोना पड़ेगा उसको। ये क्या जिंदगी है, रात को 1 बजे 2 बजे सोना, उसके बाद में 7 8 बजे उठना। आप नोटिस करना, जो जो भी इंसान आज के समय में बहुत ज्यादा परेशानी में है ना, डिप्रेशन में है, इंसोम्निया में है, या बहुत ज्यादा मेंटली परेशान है, स्ट्रेस में है, उस इंसान को आप ये क्वालिटी नोटिस करना, वो रात को जागता है। पॉसिबल ही नहीं है सुबह जल्दी उठने वाला इंसान आपको डिप्रेशन में मिले। अगर ये यकीन नहीं आता ना, जो आपके आसपास जो आपके यार दोस्त है ना, जो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, उनसे एक बार उनका सोने का टाइम पूछना कि तू कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है। इस किताब में तो खैर नहीं, लेकिन एक आयुर्वेदिक किताब में मैंने एक बात पढ़ी थी। आयुर्वेदा का कोई टेक्स्ट था, आरोग्य अंग करके एक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जो इंसान सूर्योदय होने के बाद उठता है ना, तो जो सूर्य भगवान निकलते हैं उसका जो सारा तेज होता है ना वो हर लेते हैं, और वो इंसान नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो अगर आप सूर्य निकलने के बाद उठ रहे हो ना, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेंटली आप बहुत अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप तो 8 घंटे सो के उठ रहे हो, तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। कोशिश कीजिए एटलीस्ट आप सनराइज से पहले उठें, उगते हुए सूरज को अपनी आंखों से देखें। सुबह सुबह का देखो एटमोसफेयर होता है, उस समय चिड़िया कितना चहचहाती है। क्या तुमने दोपहर को, दिन में देखा चिड़िया को चहचहाते हुए, या शाम को देखा? वो केवल सुबह ही चहचहाती है, 5 से 7 के बीच में। तो जो उसका चहचहाना है ना, वो भी अपने आप में एक मेलोडियस साउंड है हमारे ब्रेन के लिए। क्योंकि एट दी एंड जो बॉडी है ना, है तो ये 5 एटम्स की ना। अगर आप इसको नेचर में लेके नहीं जाओगे ना, अगर इस बॉडी को, इस आंखों को ग्रीनरी नहीं दिख रही, पेड़ों की ताजी हवा नहीं आ रही इस तक, ये शरीर जो है बारिश में नहीं नहा रहा, या फिर इस शरीर पे जो सुबह की जो सनलाइट है वो नहीं पड़ रही, और जो सुबह जो सनराइज निकलता है वो आप नहीं देख रहे, घास के ऊपर नंगे पैर नहीं चल रहे, यू आर नॉट कनेक्टेड विद द नेचर। आप नेचर के साथ कनेक्ट ही नहीं हो। और जो भी इंसान नेचर से दूर जाएगा उसका बीमार होना, बर्बाद होना निश्चित है। अपने आप में ये एक मैं आपको थेरेपी बता रहा हूँ। सारा दिन हम प्लास्टिक की चप्पल पहनते हैं, उससे हमारा अर्थ से कनेक्शन ही नहीं बन पाता। छत के ऊपर डेली नंगे पैर चलता हूँ मैं 20 से 30 मिनट, ताकि मेरा मदर नेचर के साथ कनेक्शन रहे मेरी बॉडी का। नेचर के जितना आप पास जाओगे ना, उतना जो नेचर है आपको मेंटली और फिजिकली सही रखेगी। जो इंसान नेचर से दूर जा रहा है ना, वही आज के समय में बहुत परेशान है। पहले टाइम में इतना नहीं प्रॉब्लम थी। पहले टाइम में मेंटल वगैरह जो आज आज के समय की जो डिजीज की बातें होती है ना, स्ट्रेस की बातें होती है, एंजाइटी की बातें होती है, डिप्रेशन की बातें होती है, सिक्सोफ्रेनिया, पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां आ चुकी हैं। आधे से ज्यादा बीमारियां तो ये सब की सब मेंटली इसीलिए हैं क्योंकि जो हमारी जिंदगी है ना, वो रियल कम है, वर्चुअल ज्यादा है। हमने अपनी एक वर्चुअल आइडेंटिटी बना दी है, और उसी वर्चुअल आइडेंटिटी के अंदर हम जी रहे हैं। वो एक्चुअल में वो रियल तो है नहीं, वो एक फेक आइडेंटिटी है, उसको हम अपनी रियल मान चुके हैं। और उसी जिंदगी में हम अपने फोन के ऊपर इतना लगे पड़े हैं कि फोन ही कहीं ना कहीं हमारी डिप्रेशन का रीजन बन रहा है। तो एटलीस्ट रात को 9 बजे तो खुद को थोड़ा समय दें अपने आप को, और कोशिश करें कि 10 बजे तक आप सो जाएं। तो मैं सबको बोलता हूँ कि एटलीस्ट ट्राई करें। बहुत डिफिकल्ट है ये मानता हूँ मैं, लेकिन 10 बजे के बाद स्क्रीन टाइम तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी लाइफ। सम टाइम हो जाता है, सैटरडे संडे को, वीकेंड में मान लो देख लिया आपने, बट ट्राई करें इस चीज़ को अवॉइड करने का। उसके बाद इसके बाद हम एक चीज़ के ऊपर और बात करते हैं कि अगर आप सच में चाहते हैं ना कि अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठाना, या आपको स्ट्रेस एंजाइटी ना हो, थोड़ा खुद को बिजी रखना सीखिए। जो इंसान आइडल होता है ना, उसके माइंड में ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर प्रेशर रहता है। क्योंकि वो क्या करता है, जो आइडल इंसान होता है ना, जो वेला इंसान होता है, वो चीज़ों के बारे में थिंकिंग करता है। वो सिर्फ ओवर थिंकिंग करता रहेगा, एक्शन वो ले नहीं पाता।
और उसका जो माइंड है ना वो सुबह से लेकर शाम तक ना ओवर थिंकिंग में रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, ये प्लान बनता है वो प्लान बनता है। बट जो वो इंसान जो है ना वो सिर्फ प्लानिंग मोड में रहता है, एग्जीक्यूशन कभी कर ही नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके माइंड में चीजों को लेके परफेक्शन इतना ज्यादा है कि वो उसके जो प्रोग्रेशन है वो देख ही नहीं पाता। उसको लगता है कि मैं एक दिन में ही सारा कुछ कर दूं। इस ग्रुप में ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी है वो अपना प्लान ही इतना लंबा बनता है उनके दिन का कि खत्म होते होते रात तो 11-1 बज जाते हैं। तो इतने लंबे प्लान बनाने को बेनिफिट नहीं है। एटलीस्ट आप उतना बनाएं जितना कि आप एक बार में चबा पा रहे हो, उतना बनाओ जितना आप रिवाइज कर पा रहे हो। करने को एक दिन में मैं 10 चैप्टर कर लूंगा बैठ के, बट उसका आउटपुट क्या है? 1 बजेंगे 2 बजेंगे, एटलीस्ट उतना डिसाइड करो ना जितना वो आपके 8 घंटे 10 घंटे की फ्रेम में आ जाए। इतना तो इंसान को आइडिया लग जाता है टाइम के साथ साथ। सोने के टाइम के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर 10 बजे सोना है तो सोना है, नींद नहीं आ रही बुक पढ़ो आप बैठ के। अकेडमी बुक की बात नहीं कर रहा मैं, नौकर बनाने वाली किताबों की बात नहीं कर रहा मैं मालिक बनाने वाली किताबों की बात कर रहा हूँ, जो आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग देंगी। ये जो ऑथर्स की किताबें हैं जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, डेल कार्नेगी, बंदा तो कब का मर गया ये, लेकिन अगले के विचारों में दम था, अगले की बातों में दम था, उन बातों के ऊपर आज भी डिस्कशन हो रहा है। सोचिए जरा। तो ये बात अपने मन में रखिए कि पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट खुद को ब्रेक देके अदर चीजों के बारे में पढ़ें। पढ़ाई जो कॉन्सेप्ट है ना वो नौकरी लगने के लिए नहीं है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव उसकी एक अप्रोच है, वो एक अपना माइंड डेवलप करने का तरीका है कि एटलीस्ट हम अपने माइंड को इस तरीके से डेवलप करें कि जो चीजें हैं उसको हम ओवरकम कर लें। क्योंकि जिंदगी जो चलती है ना उसमें लाइफ में क्या सिचुएशन आएगी, क्या फैक्टर्स आएंगे, आपको नहीं पता। तो जिंदगी को एटलीस्ट जिंदगी की तरह जिए, अपने आप को इतना मेंटली चीजों को लेके सर्वेंट ना बनाए अपने आप को कि वो चीजें आपके ऊपर हावी हो जाएं। ठीक है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को अपनी लाइफ मत बनाओ। वो एक जो एग्जाम है ना वो एक जिंदगी का हिस्सा है। दिस इज योर पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो तुम्हारी लाइफ नहीं है। लाइफ अलग है, एग्जाम अलग है। कुछ लोग होते हैं वो एग्जाम को ही जिंदगी बना लेते हैं, उनके माइंड में अलग चल चल पड़ती है स्टोरी। वही लोग होते हैं जो बाद में सुसाइड कमिट करते हैं, क्योंकि जिंदगी उन्होंने एग्जाम को मान लिया था। एग्जाम तुम्हारा क्या इवेल्युएशन करेगा? एग्जाम किसी का इवेल्युएशन नहीं कर सकता। इस दुनिया में ना जितने एग्जाम जो जितने भी इंसान है ना, सबकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, सबके पास में एक टैलेंट है। बट वो आदमी उस टैलेंट को ना पहचान करके वो एग्जाम की तैयारी में लग जाता है। जरा सोचो, अगर इस दुनिया में मोची ना हो, कारपेंटर ना हो, कोई दूध देने वाला ना हो, कोई इलेक्ट्रिशियन ना हो, कोई कार रिपेयर करने वाला ना हो, कोई बाइक रिपेयर करने वाला ना हो, कोई क्राफ्ट जो जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना, जो खाती बोलते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कोई ये ना हो, तो दुनिया कैसी होगी? सारे मतलब सोचो कि सब जो दुनिया के जितने इंसान है ना सारे यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दें, फिर दुनिया कैसे चलेगी? तो ऐसा नहीं होता। जो फार्मर्स जो काम कर रहे हैं, जो खेतों में सब्जी उगा रहे हैं, वो भी एक काम ही है। जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी एक काम ही है। सबके प्रोफेशन अलग अलग है। तो किसी एक एग्जाम को अपनी जिंदगी की रियलिटी मत बनाओ कि वो एग्जाम आपके सिर के ऊपर चढ़ के नाचना शुरू कर दे। एक जो कोई भी एग्जाम है वो आपका इवेल्युएशन नहीं कर सकता। हर किसी के अंदर एक अपनी हर किसी के अंदर एक अपनी स्पेशलिटी होती है, जो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं ना, स्पेशलाइजेशन। हाँ, तो हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, अपनी स्पेशलिटी को आइडेंटिफाई करो। अभी आज मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो वो प्राइवेट बैंक में काम करती है। सुबह 9 बजे जाती है, शाम को 6 बजे वहां से आती है। डेली के उसके 9 घंटे वहां पे स्पेंड होते हैं, और साथ में वो एग्जाम की तैयारी भी कर रही है। तो उसका क्वेश्चन मेरे से था कि आप ये ग्रुप वगैरह मैनेज करते हो तो आप टाइम निकाल पाते हो पढ़ाई के लिए? तो मैं बोला तुम निकाल पाती हो? बोली हाँ। मैं बोला तुम फुल टाइम जॉब करती हो, कितना तुम्हें वो मतलब वहां पे तुम्हारा टाइम खराब होता है? बोली लगभग 9 घंटे हर रोज है, जाने आने का मान लो 10 घंटे लग जाते हैं हर हर दिन के। तो मैं बोला तुम्हारे वीकली वहां पे 60 घंटे के आसपास लग रहे हैं, है ना? मेरे ग्रुप के अंदर थोड़ी वीकली 60 घंटे लग रहे हैं। मैं एटलीस्ट जो चीज मैंने बनाई है वो मेरी स्किल है, अगर बोल रहा हूँ तो मेरे में काम हो रहा है, मेरी स्किल हो रही है। तुम तो दूसरों को अमीर बना रही हो ना, अपने ऊपर काम तो तुम नहीं कर रही। तुम अपने समय को बेच रही हो वहां पे जाके। बेच मैं भी रहा हूँ मेरे समय को, बट वो जो समय मैं बेच रहा हूँ वो मेरी स्किल को और इम्प्रूव कर रहा है। दूसरों को अमीर बनाने में और खुद को बनाने में अंतर होता है। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते हो ना, आप खुद को स्किलफुल बनाते हो, चीजों को सीखते हो, तो आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद को अमीर बना रहे हो। अपने ऊपर तुम दिन रात काम कर रहे हो, लेकिन दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो दूसरों को बना रहे हो।
तो बेशक आप दूसरों के लिए करो, जो ये आईएएस की नौकरी है, एसएससी है, ये दूसरों को ही सर्विस देना है ना, खुद के ऊपर तो काम नहीं कर रहा है इसमें आप। वो एक आपको पर्टिकुलर काम बताएंगे, आप वहां जाके कर दोगे। मैं तो एक चीज बताता हूँ कि हमेशा हमें खुद के ऊपर काम करना चाहिए। मेडिटेशन करना सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है हमारी जिंदगी की। आप नहीं करोगे, आपका मन बेचैन रहेगा। जिम जाना, मेडिटेशन करना, इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। चीजों को मैंने कभी इस नजर से नहीं देखा कि मैं एक दिन करूंगा। जैसे कई लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर, बहुत ही वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, जो ये बात बोलते हैं कि जिम जाते रहो तो शरीर सही रहता है, जिम छोड़ दो शरीर खराब हो जाता है। तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ कि छोड़ना क्यों है? जब आप खाना डेली खा रहे हो, है ना, टॉयलेट डेली जा रहे हो, जिम भी डेली करो ना, छोड़ना ही क्यों है? तो मुझे नहीं पता उन लोगों की सोच कैसी होती है जो इस प्रकार का माइंडसेट रखते हैं। मेडिटेशन हो गया, जिम करना हो गया, या आप चैंटिंग वगैरह कर रहे हो, इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इंसान चीजों में क्यों जुड़ता है? इंसान जुड़ता है कि उसमें मोमेंटम रहे। अब मैं भी जब जिस टाइम पे मेरा मोमेंटम नहीं था या हैबिट्स वगैरह मेरी नहीं थी, तो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय था हमारे घर के पास में। तो सुबह वहाँ पे 5:30 बजे के आसपास कक्षा लगती थी, तो मैं जाता था 5 बजे। वहाँ पे सारे ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करते थे। तो मेरी फैमिली वाले बड़ा इसका अपोज करते थे, इनको लगता था कि ये ब्रह्मचारी बन जाएगा। लेकिन दूसरों की थिंकिंग का मैंने अपने माइंड के ऊपर असर पड़ने नहीं दिया ना, कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। जिसको जो सोचना है वो सोच सकता है मेरे बारे में। एटलीस्ट अपने अपनी थिंकिंग को तो आप इंडिपेंडेंट करो ना। सोचो, आप ये सोच रहे हो कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ये तो वही बात होगी ना कि जो आपकी जिंदगी है वो दूसरों के अनुसार चल रही है। दूसरा बंदा डिसाइड करेगा किसको क्या करना है, क्या नहीं करना। हर इंसान की ना हमको लेके सोच एक नहीं हो सकती। अगर मैं, पता है, इस रूम में, अगर मैं, देखो, मैं एक रूम में बैठा हूँ, ठीक है, इस रूम में मैं 100 लोग को बिठा दूं, और 100 लोग में से अगर मैं 100 की आप खुद को लेके ओपिनियन पूछूंगा ना, तो हर एक इंसान की ओपिनियन मेरे को लेके अलग होएगी। किसी की ओपिनियन को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता तो वो नहीं करता। उसको आप कितना मर्जी इंप्रेस कर लो, कितना मर्जी खुश कर लो कि वो मुझे पसंद करे, या उसकी कंपेटेबिलिटी मेरे साथ में बने, कभी नहीं बन पाएगी। तो इंस्टेड ऑफ उसको खुश करने से अच्छा है कि हम अपने ऊपर ही ध्यान देना शुरू कर दें। जो मैं देखता हूँ, जो मतलब करंट सिनेरियो में चीजों को देखता हूँ, तो लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अपना ये टेलीग्राम तो है ही फोन के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो लाइफस्टाइल है, हम उसको एज अ स्टेटस डालते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि ये हमारा स्टेटस है, ये चल रहा है। या हम दूसरों का स्टेटस देखते हैं, उस पर कमेंट वगैरह करते हैं। तो दूसरों को देखने में और खुद को दिखाने में हमारा दिन निकल जाता है। जैसे आपको एग्जांपल मैं आज का देता हूँ, तो आज यूट्यूब तो मेरे फोन का डिलीट था, लेकिन गूगल जो है ना, गूगल क्रोम पे ना कुछ मतलब सर्च मार रहा था मैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदूज के बारे में था एक आर्टिकल। तो वो पढ़ा, मेरा अंदर से बड़ा जी दुख पाया वो आर्टिकल पढ़ने के बाद में। तो फिर मेरे को लगा कि यार देखूं मैं यूट्यूब पे जाके क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो यूट्यूब पे एक दो वीडियो मैंने गो थ्रू कर ली कि बांग्लादेश में जो हिंदू है उनके साथ में क्या सुलूक हो रहा है फिलहाल। तो वहां से मेरा मन खराब होना स्टार्ट हुआ। वहां से मूड इतना मेरा अपसेट हुआ कि उसके बाद ना, मतलब 2-3 घंटे तक मेरा मन खराब ही रहा। मन में नेगेटिविटी से आ गई, गुस्सा भी आ रहा था, सिंपैथी भी आ रही थी, और खुद को लकी भी मान रहा था। तो उस वीडियो में जो एक जो थे ना इस्कॉन के कोई प्रभु जी थे, तो उनका सीधा एक सवाल था उस वीडियो के अंदर। वो ऐसा बोल रहे थे, देखो ये है तो आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन जनरली एक बात आ गई तो बता रहा हूँ मैं। तो प्रभु जी उसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जब हर किसी के अपने राष्ट्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जब हिंदुओं के साथ में, है ना, पाकिस्तान के अंदर गलत सलूक हो रहा है, या फिर हमारे हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश के अंदर भी गलत सलूक हो रहा है, जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है उसको खत्म किया जा रहा है। हिंदुओं की पॉपुलेशन है वो जितनी हमारी कंट्रीज है वहां पे कम हो रही है, और हमारा एक देश है भारत, तो ये सेकुलर क्यों रहेगा? ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? तो वही बात है। लेकिन हर किसी को, इस्लामिक राष्ट्र भी है, हर किसी के अलग अलग है, ज्यूस का भी है, लेकिन हिंदुओं का, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है। हमारे देश में रहने वाली बहुत से लोग ऐसे हैं जो जो फिलहाल जो आपदा चल रही है इसके ऊपर बहुत ज्यादा मौन होके बैठे हैं, साइलेंट होके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है। तो वहां से एंजाइटी यानी मेरे अंदर स्टार्ट हुई। वहां से मैंने स्ट्रेस करना शुरू किया कि आज जो हाल इन लोगों का हो रहा है, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, क्या वो हाल कल को हमारा नहीं हो सकता? क्योंकि वी आर नॉट यूनाइटेड। उसके बाद में हम बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जो आगे हम फर्दर बात करते हैं, कि जब हम चिंता के ऊपर बात करते हैं ना, कि चिंता को कैसे हमें रोकना है या चिंता को कैसे हमें कम करना है,
तो चिंता को बेसिकली कम करने के लिए हमें अपनी जो थिंकिंग है, जो अपनी रैशनल थिंकिंग है, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली खुद के बारे में सोचोगे और दूसरों के बारे में सोचोगे ना, सफरिंग का कभी एंड नहीं होने वाला। यू हैव टू बी अ रैशनल थिंकर। रैशनली आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, रैशनली आपको खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे, रैशनली पूरी जिंदगी को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर आप खुद को एज अ रैशनल तरीके से ट्रीट नहीं करोगे ना, आपकी जो पूरी जिंदगी है वो एक इमोशनल पर्सन, एक वीक पर्सन, एक फ्रेजाइल पर्सन बन के निकल जाएगी। क्योंकि इमोशंस का जो सम्मान है, बेशक एक हद तक लोग बोलते हैं कि जिनका ईक्यू हाई होता है वो लोग लाइफ में काफी तरक्की करते हैं, काफी ग्रो करते हैं, लेकिन आपको मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, जिनका ईक्यू हाई होता है ना, बेशक वो तरक्की करते हैं, लेकिन जो सफरिंग जो होती है ना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे उनकी ही सफरिंग होती है जिनका ईक्यू हाई होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस इंसान का ईक्यू हाई है ना, वो दूसरों के बारे में सोचता है, और जो इंसान दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ खो देता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बी अ रैशनल थिंकर। अगर आप ईक्यू के हिसाब से लोगे ना, आपका इमोशनल क्वोशंट हाई है, तो लोगों की छोटी छोटी बातें आपके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे, तो वो जिंदगी जो है ना, वो नरक की जिंदगी है दूसरों को खुश करने वाली। खुद के ऊपर काम करो, अपने आप को खुश करो, अपने गोल्स के ऊपर काम करो। जिस दिन आपकी यूटिलिटी होगी ना, सारे लोग आपके पास में आएंगे। सारा खेल यूटिलिटी का है। जिस इंसान की यूटिलिटी है उसकी दुनिया है, जिसकी यूटिलिटी नहीं है उसके पास कोई भी नहीं है। बांग्लादेश की पीएम को देख लो, शेख हसीना, कल तक वो पीएम थी तो लोग उसके कितने दीवाने थे। आज अगली की यूटिलिटी नहीं है, पीएम नहीं है, देश छोड़ के आ चुकी है, तो जो हमारे जो विदेश सचिव उन्होंने भी कह दिया कि हिंदुस्तान में आपको शरण नहीं दे सकते। हिंदुस्तान में आपको शरण देने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश दुश्मनी। तो देख लीजिए, जब तक कल तक वो पीएम थी तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट थी, आज अगली पीएम नहीं है तो कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट यूटिलिटी एंड इंटरेस्ट, कि आप मेरे कितने काम आ सकते हो, मैं आपके कितने काम आ सकता हूँ। तो वही आपको मैं बोलता हूँ, आप अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू अपनी यूटिलिटी को बढ़ाओ, ताकि जो लोग हैं वो आपके पास आपकी यूटिलिटी को देख के आए। कल वाला जो मेरा सेशन था 1% वाला, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, यूटिलिटी के ऊपर दिया था मैंने, कि मेरी मम्मी जो है हाउसवाइफ है और जो मेरी मासी है वो सब इंस्पेक्टर है। तो जिस इंसान की देखो वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर से काम पड़ सकता है ना आपको, तो आपको पता है कि इस बंदे से कभी ना कभी काम पड़ेगा। लेकिन जो इंसान होम मेकर है उससे क्या ही काम पड़ेगा। तो अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस करो। स्ट्रेस एंजाइटी इंसान को सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि जब वो अपनी चीजों से ना बहुत ज्यादा एक आउट ऑफ रीच हो जाता है। आउट ऑफ रीच मत हो, अपनी लाइफ में अवेयरनेस को पैदा करो। जो भी काम कर रहे हो ना आपको वो काम अवेयरनेस के साथ में करना पड़ेगा। अभी अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरा रूम अंदर से लॉक है, और मैं प्रॉपर तरीके से बैठ के, मेरा पूरा ध्यान इसी रिकॉर्डिंग के ऊपर है, अवेयरनेस के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको अवेयरनेस के साथ में करो। किसी से फोन पे बात कर रहे हो, अवेयरनेस के साथ में करो। मल्टीटास्किंग मत करो। मल्टीटास्किंग जो चीज है वो एक्चुअल में तो है ही नहीं, इट इज कॉल्ड मल्टी स्विचिंग। लेकिन फिर भी आप मल्टीटास्किंग का सोच रहे हो ना मैं करूंगा, तो उससे क्या होता है, वो जो कोई भी काम है ना वो पूरी तरह तरीके से हो ही नहीं पाता। नहा रहे हो तो सिर्फ नहाओ, खाना खा रहे हो तो माइंडफुली खाना खाओ, पढ़ाई कर रहे हो तो माइंडफुली पढ़ो। हमारा जो माइंड है ना वो एक ही है, डिफरेंट माइंड नहीं है। उसको जो प्रैक्टिस कराओगे वो ही प्रैक्टिस फॉलो करता है। सारा जो खेल है ना इंसान का, वो फोकस और कंसंट्रेशन का ही है, पूरी जिंदगी का खेल। एक कामयाब इंसान में और एक नाकामयाब में फोकस कंसंट्रेशन का अंतर ही होता है। जो इंसान कामयाब नहीं हो पाता ना, उसका माइंड अनस्टेबल होता है, फोकस नहीं होता उस इंसान का, बैठ के पढ़ नहीं पाता, वो हाइपर एक्टिव माइंड रहता है उसका। और जो इंसान कामयाब होता है, जो आईआईटीएन होते हैं या जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, उनकी लॉन्ग सीटिंग होती है, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे फ्लो की स्टेट में होते हैं। अब एक आर्टिस्ट होता है जो एक ड्राइंग बनाता है, उसको याद भी नहीं रहता कि मैंने पानी कब पिया था या मैंने खाना कब खाया था। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे लगातार ड्राइंग बन रही है, उसमें इतना डूबा हुआ है ड्राइंग में, उसको पता ही नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्लो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इस लेवल की चीजें जब हमें आनी स्टार्ट होंगी ना, वरी, एंजाइटी, फालतू की बकवास, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं हूँ, मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सेल्फ जो डाउट करते हो, सब आना बंद हो जाएगा। सेल्फ डाउट इंसान को जब तक आता है जब तक इंसान चीजों को कर नहीं पाता। जब इंसान चीजों को करना शुरू कर देता है ना, सेल्फ डाउट एकदम खत्म हो जाता है होना। और बाकी फ्यूचर तो अनसर्टेन है ही, हमारे हाथ में क्या है, फ्यूचर का कुछ भी नहीं है। तो उसके बारे में मुझे कितना मर्जी आप सोच लो, होना वही है जो होके रहेगा। छोटा सा प्रोटेस्ट था ना ये,
किसने सोचा था कि छोटे से प्रोटेस्ट से बांग्लादेश की सरकार ही पलट जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा। तो वो चीजें हैं कि कब क्या हो जाए ना, किसी को एक्सपेक्ट नहीं होता। कब ऐसा आ जाए दिन कि मुझे अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के निकलना पड़ जाए, या कब ऐसा टाइम आ जाए कि जिस देश में मैं रह रहा हूँ उस देश के जो लोग हैं वही मेरी और मेरी बहन के, माँ के जान के दुश्मन बन जाए। यू नेवर नो कल क्या होने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ कल की टेंशन हम आज करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करें, उससे अच्छा है कि हम आज के जीवन को आज में ही जिए। जो आपको फ्यूचर के प्रोमिस कर रहा है, जो आपको फ्यूचर दिखा रहा है, ऐसे इंसानों से दूरी बनाओ। हर इंसान को बोलो कि मेरे साथ में सिर्फ प्रेजेंट की बातें कर, पास्ट की बातें मत कर, मेरे सामने फ्यूचर की बातें मत कर। आई लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। बार बार आप ये बातें खुद को बोलोगे ना, तो जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगी कि जो मैं इंसान हूँ, प्रेजेंट में रहने वाला इंसान हूँ। जिस दिन आपकी आइडेंटिटी ने ये बात को एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, उस दिन जो आपकी मेमोरी है फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी। फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है? एक बार डेटा देखती है, कैप्चर हो जाता है, फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लास में हर तरह के स्टूडेंट बैठते हैं। एक स्टूडेंट होता है वो डे ड्रीमिंग करता है बैठ के, एक होता है बहुत फोकस होता है। तो जो डे ड्रीमिंग कर रहा है वो कुछ नहीं उठा पाता क्लास में से, और जो फोकस बंदा है वो पूरा उठा के ले जाता है। अब जो ऑनलाइन लेक्चर देखते हो आप, ये चीज तो उसमें आपने फील फील करी होगी ना। लेक्चर देखते देखते आपका दिमाग कभी पास्ट में जा रहा है, कभी फ्यूचर में जा रहा है। तो यही तो दिक्कत है ना, आपके कंसंट्रेशन में कमी है। कमी क्यों है? क्योंकि ढंग से सो नहीं रहे, रात को नींद पूरी हो नहीं रही। हर रोज का जो दिन है वो स्लीप डेप्रीवेशन में है। जो हर रोज का दिन चल रहा है वो स्लीप डेप्रीवेशन में जा रहा है। तो यही हमारा आज का सेशन था। इसको मैं एक बार सम अप कर देता हूँ कि हमने आज कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला पॉइंट हमारा यही था कि जो हमारा पास्ट और फ्यूचर है उसके ऊपर जो हमारा आयरन डोर है आप शट कर दीजिए। कोशिश कीजिए जो आपकी जिंदगी है, जो आपका दिन है, उसको लिव इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट। अब ये मानिए कि मेरे पास में केवल 24 घंटे ही हैं, इसी के अंदर है मुझे जो भी करना है। आई हैव नो फ्यूचर, आई हैव नो पास्ट। ये बात मान के काम करोगे, आपका जो फोकस है 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, माइंड आपका शांत रहेगा। दूसरी बात हमने डिस्कस की थी कि प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। खुद को बदलो, दूसरों को मत बदलो। योग निद्रा डेली करनी है, अपने आप को बिजी रखना है अपने शेड्यूल में। ब्रेक जरूर लेना है। रात को 9 बजे के बाद भगवान के लिए पढ़ाई मत करो। अगर खुद को मॉर्निंग पर्सन मानते हो ना, तो 9 बजे अपनी किताबें बंद कर दो। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। छत पे वॉक ले लो, ऊपर छत के ऊपर जाके चांद देख लो, तारे देख लो, बाहर लोगों को देखो लोग क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। डोंट बी अ कि यार सारा दिन करना है करना है करना है। वो एक जो तुम जाग रहे हो टेंशन में, सो रहे हो टेंशन में, वो चीजें काम नहीं करती। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। अपने आप को थोड़ा ब्रेक दो चीजों से। उसके बाद में जो हमारा डिनर है, कोशिश करो आप रात को 8 बजे तक डिनर कर लो। प्लीज 8 बजे के बाद खाना मत खाओ। जो भी 8 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो मैं उनसे यही बोल लूंगा कि 8 बजे के बाद मत खाओ खाना आप। एटलीस्ट आपकी बॉडी को 2 घंटे का टाइम चाहिए खाना पचाने के लिए। 10 बजे अगर सोओगे तो 8 बजे खाना मत खाइए, 8 से पहले ही खाइए। उसके बाद हमने बात करी थी काउंट योर ब्लेसिंग के बारे में। क्या जो हमें ग्रेटिट्यूड डायरी बनाएंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको लेके हम ग्रेटफुल हैं। जैसे कि मॉर्निंग में हम प्रेयर करते हैं ना, तो साथ में ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं। उसके बाद में सबसे जो लास्ट मैसेज रहेगा आज की जो ऑडियो बुक का, वो मेनली यही रहेगा कि लाइफ इज, जो है ना हमारी जिंदगी है जो हम जी रहे हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है जिसमें हमें बहुत नए नए इंसान मिलेंगे, रोज नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, रोज हम कुछ नया नया सीखते हैं। आज कुछ लोग हैं हमारी जिंदगी में, कल को हो सकता है ये लोग हमारी जिंदगी में ना रहें, क्योंकि लाइफ इज लाइक अ मूवी। इस मूवी में सब अलग अलग करेक्टर हैं, उनका हमारी जिंदगी में एक पर्टिकुलर टाइम जोन में एक अलग अलग रोल आता है। तो इस जिंदगी को मूवी की तरह देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, इसके हर एक मोमेंट को, हर एक दिन को मूवी की तरह देखो। आप खुद देखो, जैसे फिल्म में नहीं होता, हर एक फिल्म में एक एपिसोड होता है, उसकी अलग थीम होती है, तो हमारी लाइफ में भी तो हर रोज एक नया एपिसोड होता है। कभी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, कभी हम बीमार हो गए, कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हैं, कभी दिवाली आ गई, कभी फेस्टिवल आ गए। डायरी बनाओ एक अच्छी सी, उसमें लिखना स्टार्ट करो अपने दिन के बारे में। जैसे आनंद मूवी नहीं है, उसमें जो अमिताभ बच्चन होते हैं अपने दिन के एंड में खुद दिन के बारे में लिखते हैं कि आज मैंने ये किया, आज ऐसा हुआ। तो इट्स लाइक योर टाइम मशीन। सोचिए जरा, अगर आज से आप हर रोज सोने से पहले अपने दिन के बारे में लिखना शुरू कर दें, आज से लगभग 5 साल के बाद आपके पास में 2024 का रिकॉर्ड भी होगा,
25 का भी होगा, 26 का भी होगा, 27 का भी होगा, 28 का भी होगा। और जो रिकॉर्ड का जब आप पढ़ेंगे ना 5 साल बाद, खुद को इतना अच्छा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं टाइम मशीन में आ गया। क्योंकि आप जब वो चीजों को पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं अपनी जिंदगी को दोबारा से जी रहा हूँ। तो आप ये काम भी कर सकते हो, जिनको लिखने का शौक है। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। प्लीज डू टेक दिस थिंग्स सीरियसली, और जो सेशंस वगैरह हैं इनको एटलीस्ट 3 बार सुनिए, ताकि जो इनका रिटेंशन है आपके ब्रेन में अच्छा हो जाए। धन्यवाद आप सभी को।